हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है आपको मैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसका जो है मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। तो ये लैब असिस्टेंट या फिर जो आप लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये मैं बायजूस के नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखा है चैप्टर। लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू लेना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर एमसीक्यूज की जो है वो पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ मेरे पास नहीं है एमसीक्यूज की। तो जो क्लास 9 के केमिस्ट्री के मैंने एमसीक्यूज कराए हैं आपको, अगर वो आपको देखने हैं तो आप गूगल पे बस चैप्टर का नाम सर्च करिए और उसके आगे एमसीक्यू लिख दीजिए। और जो गूगल के सर्च रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें जो लर्न इंस्टा वाली वेबसाइट है learninsta.com, वो वाली वेबसाइट से जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के मैं मतलब 9th और 10th केमिस्ट्री के मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा चुका हूँ। और फिजिक्स जो है मैंने क्लास 9th की कंप्लीट रिवीजन करा दी है। तो प्रीवियस पार्ट्स अगर आपको देखने हैं उसके, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हम क्लास 10 का पहला चैप्टर यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। तो इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले लाइट की डेफिनेशन देखते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर परसीव्ड बाय आवर आईज एंड आवर ब्रेन प्रोसेस दिस सिग्नल व्हिच इवेंचुअली एनेबल्स अस टू सी, ठीक है। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें मदद करती है चीज़ों को देखने के लिए। तो लाइट क्या करती है? किसी चीज़ पे पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आईज के अंदर आती है, तो आईज से क्या होता है, सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन उस इमेज को क्या है मतलब क्या करता है, बनाता है। और बनाने के बाद आपको ये बताता है कि इमेज जो है वो क्या दिखाना चाहती है, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के दो नेचर होते हैं बेसिकली, लाइट हैज अ डुअल नेचर। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्लास 10 तक जब आप लाइट के बारे में पढ़ते हो तो लाइट को आप एज अ रे पढ़ते हो, लेकिन जब आप क्लास 12th में ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो आप लाइट को जो है एज अ वेव भी पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि लाइट दो नेचर में हमको मिल सकती है, ठीक है। मतलब लाइट जो है उसको दो नेचर के फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है। या तो हम लाइट को जो है रे की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा जो है लाइट को हम वेव की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड कुछ अलग अलग फिनोमिनास होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम दोनों ही जो आपकी फॉर्म्स है उसको यूज करते हैं। जैसे अगर हमको रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है, अगर रिफ्लेक्शन को समझना है तो हम लाइट जो है एज अ रे मानते हैं, ठीक है। लाइट को क्या लेते हैं? एज अ रे। लेकिन अगर हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करना है तो हम जो है लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर बेसिकली क्या बनाता है? आपका रे बनाता है, ठीक है, लाइट। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इसमें क्या लिखा है कि लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट आइदर गेट्स एब्जॉर्ब, बाउंसेस बैक, पासेस थ्रू और बेंड्स रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो लाइट के तीन फिनोमिनास बेसिकली हो सकते हैं। लाइट अगर किसी चीज पर पड़ती है या किसी मीडियम से होते हुए पास होती है तो क्या होगा? या तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब होती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है यानी कि बाउंस बैक कर जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर उस मीडियम के अंदर से पास होके जो है चली जाती है और बेंड हो जाती है लाइट, तो क्या होगा? वो फिनोमेना हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो तीन फिनोमिनास हो सकते हैं लाइट की वजह से, ठीक है। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द मीडियम, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो लगभग 90 to 95% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है प्लेन मिरर पे जब आप लाइट डालते हो, और कुछ जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट दिया है। तो स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा जो है वो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको साउंड में भी पढ़ाया था, जहां पर क्या था? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा था, ठीक है। तो v की जगह यहाँ पर c हो गया है। बेसिकली c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। लैम्डा क्या होता है? आपकी वेवलेंथ होती है लाइट की। और न्यू क्या होता है? ठीक है, ये म्यू लिखा है, म्यू नहीं लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करता है जो कि v जैसा दिखता है। तो न्यू जो होता है वो क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया, ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लो। इस पर जो है 2018 में जो आपका लैब असिस्टेंट वाला पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर दिख रहा है, उस पर एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो
लाइट जो है वो आपकी सोर्स से निकल रही है और क्या हो रही है, प्लेन मिरर पे टकरा रही है, उस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो प्लेन मिरर पर टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो गई उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इनके जस्ट बीच से जो है अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो जो कि रेड कलर की दिख रही है, अगर आप प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, और वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, अब याद रखना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, जो एंगल शो भी कर रखा है यहाँ एरो से, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बना देते हैं। तो हमेशा याद रखना है जब भी आप एंगल मेजर करोगे नॉर्मल की लाइन से मेजर करोगे। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हर समय। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही है। दूसरा लॉ जो है, ठीक है, यहां पर पता नहीं और क्या क्या दे रखा है। दूसरा लॉ मैं आपको बता देता हूं, दो ही लॉज होते हैं। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो आपका नॉर्मल होता है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में जो है लाई करते हैं। ठीक है, ये तो दो लॉज हो गए आपके। ओके, फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस है। ठीक है, तो ये बता देता हूं मैं, इमेजेस कैन बी रियल और वर्चुअल। तो रियल का मतलब ये होता है कि अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेस का, तब आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल टाइप की होगी। अगर जो है आपका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है लाइट रेस का, एक्चुअल रियल मतलब एक्चुअल जो है इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि लाइट जो है पीछे कहीं मिरर के पीछे अगर कहीं इंटरसेक्ट हो रही होगी, तो उस केस में जो आपकी इमेज होगी वो आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है, इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि इरेक्ट मतलब सीधी, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट आप खड़ा कर रहे हो और वैसी ही बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है तो इरेक्ट हो गई। इन्वर्टेड का मतलब है कि सीधी आपने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा करा मिरर के सामने और उसकी इमेज जो वो उल्टी बन गई, तो उसे बोलेंगे इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड और डिमिनिश का मतलब है, मैग्नीफाइड का मतलब अगर वो जूम हो गई है इमेज तो उसे मैग्नीफाइड बोलेंगे, और डिमिनिश का मतलब अगर वो छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड हो गई। ठीक है, अ रियल इमेज इज फाउंड बाय द एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ये मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल इमेजेस है अपरेंट कन्वर्जेशन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज। ठीक है, इफ एन इमेज इज फाउंड अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड, और ये ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन मिरर के जो मतलब इमेज बनती है उसकी कुछ खासियत होती है। तो पहला यह है कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ऑलवेज, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा, तो वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब ये देख सकते हो आप, जो ये लेफ्ट साइड में वो बंदा खड़ा है वो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज बनी है वो राइट साइड में बनी है। ठीक है, तो देखो आप, ये जो इसकी तरफ से इंसिडेंट रेज निकली हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से, वो एक्चुअली मीट नहीं हो रही, बल्कि उनको पीछे डॉटेड लाइन से ले जाकर मिलाया गया है। तो जब भी ऐसा केस होता है, जब हम डॉटेड लाइन से पीछे मिरर के पीछे जो है इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं। इरेक्ट मतलब ये है कि सिर अगर ऊपर है और पैर अगर नीचे है, तो मेरे इमेज में जो सिर है वो भी ऊपर है और पैर जो है वो भी नीचे है, तो यानी कि खड़ी इमेज बनी है। ऐसा नहीं कि सिर जो है पलट के नीचे आ गया और पैर जो है वो ऊपर आ गए। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, यानी कि जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी बनेगी मिरर से। क्लियर हो गया इतनी बात। और एक चीज याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि जो फोकल लेंथ होती है एक प्लेन मिरर की वो होती है इनफाइनाइट, और जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो भी आपकी प्लेन मिरर की क्या होती है, इनफाइनाइट। इस पॉइंट को याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं 0, इनफाइनाइट, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द मिरर, ऐसे करके भी दिया जा सकता है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है इनफाइनाइट होती है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये देख लो क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, जैसे क्या कर रखा है, यहां पर आपके दो मीडियम दे रखे हैं ए और बी। ए ऊपर वाला मीडियम है, बी नीचे वाला मीडियम है। बीच में एक्स वाई जो है, यहां पर आप समझ लो कि जैसे यहां पर हमने क्या लगा दिया, ग्लास लगा दिया, कांच लगा दिया है। तो एक लाइट रे जो है ए पॉइंट से आई, आने के बाद जो क्या हुआ, वो मीडियम पे जैसे ही टकराती है उसके बाद क्या हुआ, अंदर को वो बेंड हो गई। ठीक है, बेंड क्यों हुई, क्योंकि बी जो मीडियम है वो आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ए वाले मीडियम की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। और यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपकी लाइट रे जो होती है वो पास हो जाती है किसी भी मीडियम से जिससे वो टकरा रही है। अगर ये प्लेन मिरर होता या कोई भी मिरर होता तो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती, लेकिन यहाँ पर कौन सा केस है, रिफ्रैक्शन का। तो अब आप देख सकते हो बी पॉइंट पे इन्होंने क्या करा, मिरर लगा दिया। तो अगर ए से रे बी को तरफ आई और बी पे हमने क्या करा, मिरर लगा दिया, तो बी से जो रे वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएगी मिरर के ऊपर से, वो सेम पाथ फॉलो करेगी जैसे ए से हुआ था बी तक, वैसे क्या होगा बी से ए तक। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है।
फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कंसीडर हॉलो स्फीयर विद अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिशिड सरफेस and an outer surface with a coating of mercury so that no light can come out. Then if we cut a thin slice of the shell we get a curved mirror which is called a spherical mirror. ठीक है, तो आप कोई भी स्फेयर लेते हो, स्फेयर का एक पतला सा हिस्सा काटो किनारे से, काटने के बाद उसको अंदर से पॉलिश कर दो तो वो आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। फिर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, तो जो आपकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है, और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका रिलेशन होता है F = R/2। अगर सपोज आपको बोला कि किसी भी एक प्लेन नहीं, किसी भी एक जो है स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, फिर कर्व मिरर के बारे में ये हमने पढ़ ही लिया। ओके, अब कर्व मिरर जो है दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इन्होंने पता नहीं यहाँ पर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है, आगे दिया होगा शायद। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये इतना ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर अगर फिगर बना होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता, लेकिन यहाँ फिगर नहीं है, तो आप एक बार एनसीईआरटी से खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर में अंदर से क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपका बाहर से जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बस एक चीज को याद रखना, कॉनकेव में जैसे केव आ रहा है, केव का मतलब होता है गुफा, तो गुफा यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है स्फेरिकल मिरर का वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, फोकस कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर सारी जो रेज हैं वो कन्वर्ज होकर उस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। रूल्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना, बस आपको ये जो टेबल यहां पर दे रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए दिया है, अगर आपकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे होगी, यानी कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे सपोज सन है, तो सन हमारे लिए इन्फिनिटी पे है, तो सन जैसे है तो वहां से जो भी रेज आ रही हैं, तो रेज जो आएंगी वो कहां पर मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, किसके, स्फेरिकल मिरर के, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो ये रूल्स होते हैं उनके। बियॉन्ड सी, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब क्या है, फोकस। और सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे पास लेकर आते जाते हो मिरर के, वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो दूर जाती जाती है। ठीक है, फिर एट एफ, यानी कि फोकस पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी भी बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे। और इसी केस में क्या होता है, आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी इमेज रियल बन रही होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, या अगर इन्वर्टेड बन रही है तो वो हमेशा रियल होगी, और अगर इरेक्ट बन रही है तो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, फिर यहाँ पे मिरर फॉर्मूला दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, v क्या होता है, आपका इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपके स्फेरिकल मिरर के पोल से कितना दूर है। ठीक है, v यानी कि जो आपकी इमेज बनी है वो आपकी स्फेरिकल मिरर के पोल से कितनी दूर है, f यानी कि फोकल लेंथ आपकी मिरर की कितनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये लगाना भी आना चाहिए आपको, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि पोल जो होता है किसी भी मिरर का, अगर आप उससे राइट साइड में जाओगे, ठीक है, किस साइड में जाओगे, राइट साइड में जाओगे, तो आप जो भी क्वांटिटीज मेजर करोगे वो आपकी पॉजिटिव होंगी, और अगर वो लेफ्ट साइड में जाते हो, मतलब ये है कि जिस तरफ आपकी इंसिडेंट रे है उस डायरेक्शन में अगर जो भी सारी चीजें आप मेजर करोगे वो सब पॉजिटिव होंगी। ठीक है, वैसे आपको ज्यादा समझ आ नहीं रहा होगा, अगर आप बुक में इसको एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। बाकी फिर यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया है, तो मैग्निफिकेशन होता है आपका साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। बाकी एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है -v/u। v आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और दी है कि इफ m इज नेगेटिव इट इज अ रियल इमेज। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आता है तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन के बारे में दिया, ये मैंने आपको भी समझाई दिया था, इंसिडेंट रे आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। नॉर्मल से क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। अगर क्या होगा, मीडियम 2 जो है वो आपकी ज्यादा डेंस मीडियम होगा, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। ठीक है,
तो इस चीज को जो है वो ध्यान रखना। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, तो पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का निकलता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू निकलता है 1 और 2 या 2:1। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालते हैं वो हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम या फिर एयर दोनों की कंपैरिजन में अगर आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा। अगर आप दो मीडियम के बीच का कर रहे हो, मतलब वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर ग्लास स्लैब के थ्रू इन्होंने दिया है, वो आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा कि इन्होंने फिगर नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, और बाकी स्नेल्स लॉ के बारे में दिया है। हाँ, तो मैं एक चीज बता दूं कि जब भी लाइट जो है वो आपके रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे की तरफ जाएगी, यानी कि दूर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है, तो एट द एक्सटेंट टू विच लाइट बेंड्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बार? और ये मैंने आपको बता दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे कॉजेज द रिफ्लेक्टेड रे टू गो अलोंग द सर्फेस ऑफ द टू मीडिया पैरेलली इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसी फिगर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, उल्टा केस इसका समझ लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे जो आपकी पहले वाली मीडियम में दिख रही है उसको छोड़ दो, आप ये सोचो कि क्या हो रहा है, डेंस मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जो आपकी रे है वो जब जाएगी तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है, क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, तो वो नॉर्मल से इतना दूर भाग जाए कि वो क्या हो, ये जो आपको बीच वाली बाउंड्री दिख रही है इसके बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, और उसकी जस्ट बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि देखो, ये जो आपको इंसिडेंट रे दिख रही है, इंसिडेंट रे पहले इस तरीके से पड़ी तो रिफ्लेक्टेड रे जो हुई थोड़ी दूर चली गई। अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसको दूर समझना, बल्कि ये पास आ रही है लेकिन आप समझो दूर, क्योंकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये समझो कि जो आपका पहला वाला जो मीडियम है, यानी कि जो व्हाइट कलर में मीडियम दिख रहा है वो आपका डेंसर है, और जो डार्क कलर में दिख रहा है वो कैसा आपका रेयरर है। ठीक है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे को आप इस तरीके से मतलब बढ़ाते जाओ, उसका एंगल इस तरीके से बढ़ाते जाओ कि क्या हो कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी बाउंड्री पे कोइंसाइड कर जाए, और कोइंसाइड जैसी करने के बाद आप इंसिडेंट रे का थोड़ा सा एंगल और बढ़ाओगे तो वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी आप इसको एक बार बुक से भी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है अभी शायद आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे from the normal, the angle at which the incident ray causes the refracted ray to go along the surface of the two media parallelly is called critical angle। तो वो जो एंगल होता है जिसपे बाउंड्री पे एकदम कोइंसाइड कर जाती है रिफ्रैक्टेड रे, वो वाला जो एंगल होता है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जैसे ही इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो उसी मीडियम में दोबारा से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतने ही एंगल पे जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कुछ एग्जांपल याद रखना, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर। आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिराज के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है या क्या फिनोमेना होता है, तो आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर TIR। ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी वही होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं उसको लाइट की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। फिर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में दिया है, वही सेम केस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इमेज भी नहीं दी है उसकी। ठीक है, और बाकी यहाँ पर वही सेम चीज़ है, लेंस के केस में जो होते हैं वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, 2F होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक फोकस होगा और एक 2F होगा, और 2F ही सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है स्फेरिकल लेंस में। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी जो होता है मैग्निफिकेशन, जो मतलब जो लेंस फॉर्मूला होता है
इसके लिए भी वही होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी इसको गलत लिख रखा है। ओके, तो बस यही सब दिया है। और यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस दिया है इन्होंने, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, इन सब चीज़ों में यूज होता है ये। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला याद रखना कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है 1/f, और इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। ठीक है, और f जो लेनी है आपको फोकल लेंथ, जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो पावर का 1/f वाला, तो फोकल लेंथ जो आपको लेनी है वो लेनी होगी मीटर में। क्लियर हो गया आपके? ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया कि 100 सेंटीमीटर जो है किसी लेंस की जो है फोकल लेंथ है, उसका क्या करो आप पावर ढूंढो डायोप्टर में। तो क्या करोगे, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर होता है, तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर जो होगी उस लेंस की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही सब दिया है इन्होंने, बाकी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर का, लेकिन फिर भी जो है आप एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे हो गया, ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया, स्फेरिकल लेंस वाला हो गया, ठीक है, लेंस फार्मूला देख लेना, ये सब चीज़ें देख लेना। बाकी हो सकता है कि ट्यूसडे को जो है मैं कोई क्रिस्प नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूं, जिसमें मैं वो सारे पॉइंट्स लिख दूंगा जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो होगा आपका जो उससे रिविजन भी हो जाएगा और आपको जो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक।